चलिए, तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों को हम जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं, यानी कि 1 नंबर के प्रश्न करा रहे हैं, उनको कराते कराते आज हम 3 पेपर्स को हल कर चुके हैं, है ना। हमने 2021 का किया, हमने 2022 का कल किया था, और हम 2025 सेकेंड चांस में कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव हमसे बनने लगे हैं। आपको मैंने कल घर से करके लाने को बोला था कि 2023 का पेपर हल करके लाइएगा। हो सकता है आप लोग करके लाए हो, तो अगर उसमें कोई डाउट हो, हालांकि मैं तो पूरे ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहा हूं, अगर उसमें आपको कोई डाउट हो जो नहीं बना है, आप हैंड रेज कर देना, हम बता देंगे। और आपसे बन गए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ये आपका 2023 का है, मुख्य लिखा हुआ है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023। क्वेश्चन रिपीटेड होंगे वैसे शायद, है ना। चलिए, पहला ही प्रश्न आया है कि 6 और 20 का HCF है, और मुझे नहीं लगता कि अब HCF कैसे निकालते हैं आपको बताने की जरूरत है, कई बार हो चुका है। सिर्फ आंसर निकालने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, HCF के मामले में ऑप्शन का भाग देंगे, और LCM के मामले में प्रश्न का ऑप्शन में भाग देते हैं, ठीक है। हम 120 का भाग लगाएंगे, ना तो 6 में जाएगा ना ही 20 में जाएगा। हम 20 का भाग लगाएंगे, दोनों में नहीं जाएगा। हम 6 का भाग लगाएंगे, दोनों में नहीं जाएगा। और हम जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे, दोनों में चला जाएगा। 3 बार 6 में और 10 बार 20 में, यानी कि इस प्रश्न का HCF क्या होता है, 2। अगर LCM की हम बात करें, सेम प्रश्न को हम कंटिन्यू रखते हैं और बोलते हैं कि इस प्रश्न का LCM ज्ञात करो। आप LCM के लिए करेंगे तो 6 और 20 का भाग ऑप्शन में देंगे, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में 6 का भाग जाएगा, 20 का नहीं जाएगा। दूसरे ऑप्शन में 20 का भाग जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। तीसरे ऑप्शन में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, लेकिन चौथे ऑप्शन में दोनों का भाग चला जाएगा। तो अगर एलसीएम की बात करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम होगा 120 और एचसीएफ होगा 2। पूरी क्लास में किसी को बताने की तो नहीं एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा हो तो पुराने पेपर से देख लीजिएगा, कल भी मैंने कराया था, वरना एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो देख लेना, ठीक है, अगर आपको दिक्कत लग रही हो। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तो आंसर टिक कड़ी तो नहीं है ना, 2 है। अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। कितने होंगे, 3। कल ये बात हो चुकी है ना, कल आया भी था शायद ऐसा सवाल जिसमें आपको एक बहुपद लिखा हुआ, नहीं कल समीकरण का था, है ना, समीकरण लिखा हुआ था, घात 3 थी और पूछा से कितने शून्यक या मूल हल या जो भी हो होंगे। तो हमने कितनी बात करी थी, 3। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अब लिखा हुआ है अद्वितीय हल होने की समीकरण। क्या है अगला प्रश्न, अद्वितीय हल होने की क्या हो, अद्वितीय हल होने की समीकरण। और आपको पता है अद्वितीय हल की समीकरण क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। इतना याद रखना कि कभी कभार वो ऐसा कर सकता है, अगर एग्जाम पेपर ज्यादा कठिन बनाएगा तो, कि अगर माना कि ये भी ऐसे ही कर देता और यहां लिख देगा a2 बटे a1। अगर आपको सवाल में एक ही ऑप्शन मिले तो आपको खैर नहीं सोचना है, क्योंकि अगर मैं अभी बात करूं, इसको क्लियर कर दूं, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 एक ही ऑप्शन है केवल। लेकिन कभी सिमिलर ऑप्शन 2 दिख जाए, है ना, तो फिर थोड़ा ध्यान दे लेना कि कहीं ना कहीं इसने चेंज किया हुआ। वैसे बहुत रेयर चांस है गणित के बेसिक में कि वो 2 मिलते जुलते ऑप्शन डालेगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी शायद अगर ऐसा हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस केस में इसका ऑप्शन क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। और अद्वितीय हल में ही अगर बात करते हैं, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संगत या असंगत, संगत होंगी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आया है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। देखिए यहाँ पे इसने थोड़ी चालाकी कर दी आपके साथ, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि आप इसको तो कैंसिल कर देंगे, क्यों कर देंगे, सॉरी, इस पे चर्चा बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। आपने ये भी पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा है, और केवल ये तो आप कैंसिल कर सकते हो एक नजर में, क्योंकि सी का स्क्वायर नहीं होता। बाकी 3 गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप
दिमाग लगा के पढ़ के पेपर को हल नहीं करेंगे तो कोई इसको सही करेगा, कोई इसको सही करेगा, कोई इसको सही करेगा। क्योंकि तीन ये दोनों तो लगभग दिखने में एक जैसे हैं और ये भी आपने पढ़ा है, लेकिन आपको कहां देखना पड़ेगा? द्विघात समीकरण। अगर यहां होता द्विघात बहुपद, सही था, ऑप्शन भी सही था। द्विघात बहुपद क्या लिखा हुआ? द्विघात समीकरण। तो ये भी खत्म हो गया। अब बचते आपके पास ये दोनों। हालांकि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उत्तर इसको लगाने की बात सही है, लेकिन जल्दबाजी में ये गलती मत कर जाना। देख लेना, यहाँ काय पे स्क्वायर है? ए पर, और आपका स्क्वायर होता कहां पे है? एक्स पे। लेकिन मैं मानता हूं जो इस क्लास का एवरेज बच्चा होगा, जो थोड़ा कमजोर है, वो कंफ्यूज हो सकता है इन दोनों में कभी कभार। क्योंकि हमारा क्या रहता है, जब पेपर सॉल्व करने बैठते हैं ना और पहला ऑप्शन मिलता जुलता या सही मिल जाता है, हम उसको ही लगा देते हैं। ये आपकी नहीं, हमारी भी रहती है। हम भी जब एग्जाम देते थे कॉम्पिटिटिव, तो कई बार हमने ऐसा किया है कि अगर मिलता जुलता लग गया, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है ना, और मिलता जुलता दिख गया तो उसी को टिक कर देता है। और कभी कभार ये इतनी चालाकी चल जाती है कि मिलता जुलता पहले ऑप्शन पे रख देता है। आप लोग जिस भी ऑब्जेक्टिव को हल कर रहे हैं, कृपया करके जब आपने जैसे सवाल पढ़ा और आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही है या सी सही है, फिर उसके बाद एक बार सवाल फिर पढ़ना उल्टा करके कि क्या अगर हमने ए एक्स पे बी एक्स पे सी लगाया तो ये है क्या? ये है द्विघात समीकरण का मानक। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं कि -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात कीजिए। हम इसको कल की तरह पूरा सवाल हल नहीं करने वाले। A11 क्या होगा? A + 10D होगा या नहीं होगा? और A का मान कितना है? -3, और D का मान कितना है? कितना है? -1/2 में से आप -3 करोगे तो -1/2 + 3 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे, ये -1 रहना है और ये 6 हो जाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। कहीं से भी निकालोगे आप सेम आएगा। इन दोनों से निकालते हैं। 2 - 1/2 का माइनस का, तो 2 + 1/2। एलसीएम लोगे 2, 4 + 1 कितना आया? 5/2। ठीक है, तो डी का मान कितना है? 5/2। इस 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा, इनका गुणा होकर क्या हो जाएगा? 25 -3 + 25, उत्तर हो जाएगा 22। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 22। राइट। चलिए, ये सवाल बन गया था आप लोगों से? सबसे बन गया था? ठीक है, तुमसे नहीं बना था? अब आगे समझ में? ठीक है, घर पे जाकर वीडियो देखो, अगर नोट करना हो थोड़ा पॉज कर लेना, आपको वो सारा मिल जाएगा। ये मैंने आपको अभी सवाल सॉल्व किया था, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सॉल्व किया था। अगर 1-2 नंबर में आ जाता तो पूरा प्रॉपर वे है कि ए बराबर क्या है ना, पहले आप ए का मान निकालेंगे जो भी आएगा, है ना, फिर डी का मान निकालेंगे, अभी अपन ने निकाला था पूरा 5/2। फिर आप लिखेंगे ए एन बराबर पूरा सूत्र ए + n - 1 इंटू डी, फिर एन की जगह 11 रखेंगे, तो a + 11 - 1 तब हो जाएगा a + 10d। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। पहली वीडियो हमने बनाई थी जिसमें आवाज नहीं थी, तब हमारे पास इतना सिस्टम नहीं था। आपका जो इसका चैप्टर है समांतर श्रेणी, है ना, तो आवाज बेशक नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही हो समांतर श्रेणी में तो उसका वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, इसके बारे में बात करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सीधा सीधा मैंने सूत्र याद करवाया है। और क्या है सूत्र वो, कोई बताएगा? देखो यहां फिर उसने चालाकी कर दी थोड़ी सी, है ना, तो आपको प्रॉपर देखने रहेंगे। ये मतलब आना, है ना, कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। थोड़ा आंखें खुली रख के, क्योंकि ये भी एक एचटी ही है, अगर अंडरवुड याद ना रहे तो आप जो ऑप्शन लगाने जा रहे हो वो आंखें थोड़ा खुली रख के सॉल्व करेंगे, है ना। मैं बात करूं अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र निकलता कैसे है, मैं अगर बात करूं तो ये शंकु होता है कुछ,
बर्थडे वाली टोपी शंकु होती है ना। ये नीचे जो हिस्सा है, ये वाला जो मैंने बना रखा है, ये वाला, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वृत्ताकार होता है ना। ये वाला हिस्सा प्लस ये दोनों जमीन से टच होंगे, आप बिल्कुल रखोगे, वृत्ताकार होगा, तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। तो इस केंद्र से और इसकी चोटी तक की जो ये दूरी है, ये h कहलाती है। क्या कहलाती है? और इस केंद्र से यहां तक की क्या कहलाएगी? r, और ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई l। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बनता है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होगा? l, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगले पद में हम इसके कर्ण के वर्ग को उड़ा देते हैं, यानी कि वर्गमूल ले लेते हैं, और जैसे इसको हटाते तो यहाँ क्या आ जाता है? अंडर रूट आ जाता है। ऐसे ये सूत्र निकलता है। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब हम रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान आपका है, पूछा गया है √2 एक संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भैया, है ना? कैसी होगी? अपरिमेय। ठीक है, अगर √2 के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आपको दिख जाती है, लाइक 4, 9, 16, 25, 36, 81, 121, 125, सॉरी 225, है ना, 400, यानी किसी संख्या का वर्ग अगर √2 के अंदर दिख जाता है तो वो परिमेय होगा। उसके अलावा सारी संख्या √2 के अंदर कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। चलिए, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, और अगर ये आंसर आप अपनी खुद की मेहनत से दे रहे हैं, खुद की मेहनत से मेरा मतलब ये है कि आपने बगैर देखे ये पेपर सॉल्व किया है, आंसर दे पा रहे हैं, तो आप ठीक है, बढ़िया जा रहे हो आप लोग, वरना थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। फिर से इस एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर ये हो गया, और यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? चलिए मैं एक काम करता हूं, पांच दिख रहा है, विजुअल है? 5, 10, 15, मतलब आपको कोई अगर क्या बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी दी है और इसका कोई भी पद ज्ञात करना है, इसका रिवीजन करा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, पहले वाला जो आपका पद होगा वो a हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर लेकिन बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को घटाया जाना चाहिए, यानी कि 10 - 5, ये कितना आ जाएगा? 5, ये d हो जाएगा। और आपको 10वां पद ज्ञात करना था, a10 बराबर ज्ञात करना है। फिर आप लिखेंगे an बराबर a प्लस n - 1 इंटू d, तो a10 बराबर a प्लस 10 - 1 इंटू d। अब यहाँ पे a का मान कितना है? 5, और ये कितना हो जाएगा? 9, और d का मान कितना है? 5, तो 5 + 45, उत्तर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये तरीका है। आपको अगर कोई पद निकलवाएगा तो 3 चीजें दे सकता है। देखो, एक तो पूरा सवाल यहां से दे सकता है, ये समांतर श्रेणी का आप पद ज्ञात करो कोई सा भी, ठीक है, या फिर ये दे सकता है a बराबर इतना दिया है और d बराबर इतना दिया है, तो समांतर श्रेणी का पद ज्ञात करो। राइट, यहाँ पे मैं एक चीज और बोल देता हूं कि अगर ये आपको नहीं दी है, क्या नहीं दी है? श्रेणी नहीं दी है, आपको दिया कि a बराबर 5 और d बराबर 5, समांतर श्रेणी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तब आप क्या करेंगे? तब आपका मानक समीकरण क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट ये होती है। तो आप a1 बराबर a बराबर 5, a2 बराबर a प्लस d होता है, आपको पता है। तो 5 + 5 बराबर 10, a3 a प्लस 2d होगा, 5 + 5 × 2 15, a4 a प्लस 3d, 5 + 5 × 3 बराबर 20। देखिए, जिस समीकरण को आप लेके चले थे वही समीकरण आपको प्राप्त हो गई।
ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। थोड़ा अगर आपको लगा हो कि कुछ जल्दी हुआ है तो आप वो वीडियो देख लेना समांतर श्रेणी का, वहां पे हमने अच्छे से कराया हुआ, शायद उसमें आवाज नहीं है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, उसमें आवाज डाल भी नहीं सकते है ना। चलिए, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए, सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? समबाहु, ये तो रट गया होगा। एक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए, इसके बाद थोड़ा, जैसे हालांकि हमने ये चीज 9th में पढ़ी थी, 10वीं में इस चीज को हमने रिवीजन भी नहीं किया कि भुज और कोटि, तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। हमने आपको बताया था एक्स को क्या बोलते हैं, एक मिनट, हम एक्स को क्या बोलते हैं? भुज, और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। लेकिन जब दूरी की बात आ जाए तो इसका क्रम पलट देना, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? वाई, और वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? एक्स। अब इसको आप कोटि बोलते हैं और इसको आप भुज बोलते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु की अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। बहुत बढ़िया, तो आप सीख रहे हैं, मतलब है ना। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। अनिश्चित की 0 होती है। सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। इन 3 चीजों को याद रखना, वो ऐसे घुमा फिरा के पूछता रहेगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित की 0, कुल प्रायिकताओं का योग 1, संभव की 0, और सॉरी संभव की 1 और असंभव की 0। चलिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और अब ये क्या है? सही जोड़ियां मिलाइए। दिख रहा है प्रॉपर? इन्होंने बीच में नंबर डाल दिए, दिख तो रहे होंगे ना। चलिए, सबसे पहले हम अपना वही प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? सोचते नहीं उधर उत्तर है या नहीं है, हमको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। और इसका भी हम नहीं, बिल्कुल हम आपको बता चुके हैं, है ना। इन दोनों के बारे में तो आपको सोचना है ही नहीं। इधर मत देखो ऑप्शन है या नहीं है, मैंने आपको पूरी स्लाइड नहीं खोली, 9 दिख भी नहीं रहा था, लेकिन आपको पता है अगर sec -10 करता है, कोई संख्या नहीं लिखी है तो उत्तर 1, और कुछ संख्या लिखी तो सीधा वही लिख दो कि उत्तर इसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 sec स्क्वायर -5 tan स्क्वायर लिखा होता तो उत्तर कितना आ जाता? 5 आ जाता। ठीक है, बस इतना यहाँ पे याद रखना कि sec स्क्वायर a -tan स्क्वायर होना चाहिए, उल्टा सीधा है, कुछ और ना हो। ठीक है, इस चीज का याद रखना। तो ठीक है, इसका आपका आंसर हो गया डी, tan 90 - थीटा। सूत्र आपको लिखा हुआ क्या होगा? cot थीटा, और cot थीटा है इसमें, बिल्कुल है, सॉरी यहाँ ए है लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? cot ए। इसका आंसर हो जाएगा जी। इसका आंसर हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, इसके बाद बीच की दूरी भी छोड़ देते हैं, जो है उनको निकाल लेते हैं। घनाभ के आयतन की बात करेगा, घनाभ का आयतन और वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। हिंदी में आपको लिखाया था वर्ग का क्षेत्र मतलब भुजा का वर्ग। भुजा की जो भी आपकी यूनिट दी हो उसका वर्ग चढ़ा दो। उसने बोला भुजा 1 सेंटीमीटर की है तो 1 का वर्ग, 5 सेंटीमीटर की है तो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 25। अब आपका एक सवाल बचता है कि घनाभ का आयतन, तो ये कितना होगा? ए क्यूब। कौन कह रहा है क्यूब होगा? घनाभ का आयतन होगा BAC, या फिर थोड़ा तोड़ के लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो ABC, या फिर A गुणा B गुणा C, जहां A, B और C लंबाई कौमा चौड़ाई कौमा ऊंचाई है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, राइट। ए क्यूब मत कर देना, ए क्यूब घन का आयतन होता है। ए क्यूब का आयतन होता है घन का। अगर यहां लिखा होता घन तब तो आपका ए क्यूब हो जाता, क्योंकि घन का आयतन भी देखा जाए तो यही होता है,
ए गुणा बी गुणा सी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही घन का भी आयतन होता है। लेकिन घन में सारी भुजाओं की जो लंबाइयां होती है वो बराबर हो जाती है, तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, इसलिए वो ए क्यूब हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर लंबाई बी ए सी है तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसमें एक सही जोड़ी लास्ट बची है आपकी, क्या कि बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। हम दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 का मान आपका है 3, x1 का मान 0, y2 का मान 0 और y1 का मान 4 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका माइनस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग होगा 9, माइनस 4 का वर्ग भी होगा 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान क्या होता है 5। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा ये पेपर में सॉल्व जैसे करते हैं तो उसमें प्रॉपर दिखता है, वीडियो में दिक्कत तो नहीं होती। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगला है हमारा कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विभक्तिकर का सूत्र पूछा है कि द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का सूत्र लिखिए, वो क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो n/2 a प्लस। ठीक है, उन्नयन कोण की परिभाषा दीजिए। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, या फिर और अच्छा बोलेंगे क्षैतिज रेखा के ऊपर और क्षैतिज रेखा के ऊपर कॉमा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर परिभाषा हमने आपको लिखाई, अगर कुछ मैंने वर्ड चेंज हो गए हो तो आपको तो जो परिभाषा लिखाई वही याद करनी है ना। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, अगर कोई प्रेक्षक यहाँ से इस बिल्डिंग के इस पॉइंट को देख रहा है तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई, और इसके बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। स्पर्श रेखा जहां वृत्त को स्पर्श करती है वो बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, सारे हो रहे हैं ना, कोई अगर नहीं बना हो तो मुझे बता देना। चलिए, एक पांचे को एक बार फेंकने पर प्रायिकता 8 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और इसका उत्तर आपने निकाला होगा 0 निकाला है। मैं इस सवाल को पूरा, चलो मैं ब्रीफ कर ही देता हूँ। तरीका कैसे करना है फिर मैं वही बोलूंगा कि आप वीडियो देख लेना प्रायिकता का, जाके वहां सवाल कराए हुए हैं। अगर मैं अभी भी थोड़ा फास्ट रिवीजन करूं तो आपका सूत्र क्या होता था, पीई बराबर प्रयोग के सभी अनुकूल परिणाम बटे प्रयोग के सभी संभव। मैं पूरा सूत्र नहीं लिख रहा हूं, कई बार आपसे चर्चा हो चुकी है, आपको याद भी है। तो ऊपर अनुकूल और नीचे संभव। क्योंकि पांचे को फेंका है तो पांचे के मामले में संभव कितने होंगे, 6, और अनुकूल की बात करी है तो इसने अनुकूल में क्या मांगा है, संख्या 8, और पांचे पर संख्या 8 होती ही नहीं है, तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 0 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको प्रॉपर 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, पहली लाइन लिखेंगे कि प्रयोग के अनुकूल परिणाम बराबर 0, दूसरी लाइन जाएगी प्रयोग के कुल संभव परिणाम बराबर 6, उसके बाद पी प्रायिकता बराबर कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। उसके बाद आप इसको हल करेंगे। अभी ना तो इतना टाइम है और ना इतनी जरूरत है।
ठीक है, आप लोगों को पता है कैसे हल करना है, लेकिन जिनको नहीं पता या क्लास मिस कर दी थी तो आपको प्रायिकता का वीडियो देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, यह एक्सेप्शन केस, इस चीज को याद रखना, स्टार मार्क ये है इस चीज को, यह अनुकूल परिणाम शून्य होंगे क्योंकि 5 से पर संख्या 8 होती ही नहीं है। चलिए अब है 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, और वर्ग चिन्ह फॉर्मूला कुछ ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2, याद आ रहा होगा, है ना, नहीं आ रहा? और थोड़ा अगर मैं इस बात पे भी हमने चर्चा की है सांख्यिकी के चैप्टर में, लेकिन अगर थोड़ा फास्ट करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, 40 और 20 को जोड़ा 60 हुआ, 2 का भाग कितना आ गया 30। एक चीज यहाँ पे और निकलती है, वर्ग चौड़ाई, और वर्ग चौड़ाई क्या करते हैं, इसमें से ये वाली घटा दो, वर्ग चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20 और वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा 30, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद सत्य असत्य लिखना है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। एक बात समझिए कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं या समरूप क्या होते हैं, जो एक जैसे दिखाई दे। यहां तो एग्री कर रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोग तब से बोलते आ रहे हो कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा ही तो बोलते आ रहे हो। एक चीज सोचो, ये एक त्रिभुज है, राइट, और अरे एक ये त्रिभुज है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, हालांकि चित्र थोड़े गड़बड़ बने हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, कितने कितने की हुई, 1-1 सेंटीमीटर की, और ये तीनों भुजाएं 3-3 और 3 सेंटीमीटर की है। यानी कि ये कौन से त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता है कि इनका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता है ना। चलिए अब एक बात बताइए, 60 ही कर देते, चलिए हम इसको भी और इसको भी हमने 60 कर दिया। ये बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं अगर ये ए बी सी पी क्यू आर। अच्छा देखो, ए बी की संगत कौन सी है, पी क्यू। इस त्रिभुज में ए बी है तो उसमें क्या है, पी क्यू। अब बोला है समानुपाती, मतलब अनुपात निकालते हैं, तो ए बी बटे पी क्यू क्या आएगा, 1/3 आएगा। दूसरा मैंने निकाला बीसी की संगत कौन सी है, क्यू आर, तो बीसी बटे क्यू आर भी कितना आएगा, 1/3। और ऐसे ही एसी बटे पी आर भी कितना आएगा, 1/3। देखिए अनुपात बराबर है या नहीं है, इसलिए कहते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब ये कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि समरूप की बात हो रही है तो समरूपता कहां होगी, समबाहु त्रिभुज में, इसलिए हम समबाहु त्रिभुज को ही लेंगे। अब एक बात बताइए, ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसलिए क्षेत्रफल की बात की है, बोला है क्षेत्रफलों का अनुपात। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपको ये दोनों चीजें जो मैंने बताई हैं याद नहीं हो रही हो तो इनके स्टेटमेंट भी याद कर लेना। क्या कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और इसका स्टेटमेंट मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है। आप लोग जहां याद करने के लिखते हो ना, वहां पे लिख लेना, स्टेटमेंट को याद कर लेना। अब देखो, अभी हमने क्या किया था, जो त्रिभुज बनाए हुए थे उसमें एक की भुजा 1 थी और दूसरी भुजा कितनी थी, 3। तो जो एक वाला है उसका क्षेत्रफल बनेगा √3/4 1 का वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। जो दूसरा त्रिभुज है उसका बनेगा √3/4 3 का वर्ग, हाँ या ना।
ये क्षेत्रफल होगा, लेकिन इसने क्या बात की है, क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात के लिए क्या लगा देते हैं, बटा लगा देते हैं। और जैसे ही बटा लगाया तो इससे और ये कट गया, कितना बचा, 1 का वर्ग बटे 3 का वर्ग। अब इसने क्या बोला है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। नहीं, संगत भुजाओं के अनुपात के, इसको लिख सकते हैं आप 1/3 का वर्ग। तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये जो स्टेटमेंट है ये आपका असत्य होता है। अगर ये लिखा होता है दो सममित त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तब ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता। आप एक इस स्टेटमेंट को एडिटिव याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपसे शायद नहीं बना होगा, है ना, हाँ, तुक्का लगाया होगा। तो चलिए, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने में देखा होती है। बिल्कुल ये सत्य है ना, सत्य है ना। ठीक है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7, 1 और 0,0 के बीच की दूरी 5 मैं अगर यहाँ पे देखो 0 और 0 लिख के आ गया है या मूल बिंदु आ गया है, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना है, अंडर रूट लगाओ, पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग, 7 का 49 और ये कितना हो गया, अंडर रूट 50। और 50 की आप जब अंडर रूट करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5, एक बार जोड़े से 5 बाहर आ गया, 5 अंडर रूट 2, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगर आपको मूल बिंदु दे दिया हो, अगर आपको मूल बिंदु दे दिया हो या फिर 0,0 दे दिया हो तो आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैं बात बता दूं, 2 नंबर में भी आपको इसको ऐसे हल कर सकते हैं, केवल एक लाइन बढ़ेगी। 2 नंबर में अगर आ जाए कि 7, 1 की मूल बिंदु दूरी ज्ञात करो, आप एक्स वाई मत करना, आप सीधा लिखना 7,1 की मूल बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, और इसको एक्स मान लेना, इसको वाई मान लेना, रख देना, तो भी आप 2 नंबर में कर सकते हो, गलत नहीं करेगा वो। ठीक है, चलिए, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, खत्म कर दो इसको, यही खत्म हो गया। यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई समान हो, क्यों खत्म कर दिया मैंने, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या होता है, 1/3 होता है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। इस प्रकार से आपके 2023 की सारे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले खत्म होते हैं। आपको इतने सवाल बन गए हो, बहुत ही अच्छा है, ना बने हो आप वीडियो को देख लीजिएगा। आज की क्लास के लिए आपका धन्यवाद। आज हम यही खत्म करते हैं, टाइम हो गया ना।